नमस्कार साथियों। डायबिटीज़, मधुमेह, शक्कर की बीमारी एक बहुत सामान्य बीमारी है। इस पे मैं कुछ वीडियोस पहले ही बनाकर आप लोगों के साथ साझा कर चुका हूँ। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट को क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट को क्या भोजन में परिवर्तन करने चाहिए, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट को अपने पैर की ख्याल कैसे रखनी चाहिए, केयर ऑफ डायबिटिक फुट। उसी श्रृंखला में आज आपके साथ एक वीडियो लेकर आया हूँ और उस वीडियो का जो टॉपिक है वो, अगर हमको शक्कर की बीमारी है तो तमाम सारी जांचें होती हैं ये देखने के लिए कि हमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन केवल ये देखना हो कि हमारी डायबिटीज़ नियंत्रित चल रही है या नहीं चल रही है, इसके लिए कौन कौन सी जांचें होती हैं। तो साथियों, इसके लिए फ़िलहाल 3 जांचें उपलब्ध हैं। एक तो ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग, जो हम घर पे भी कर सकते हैं ग्लूकोमीटर से। एक होती है ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जिसको HbA1c कहा जाता है। एक जांच होती है सीरम फ्रुक्टोसामीन, जिसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है हम समझेंगे, क्योंकि इतनी कॉमन बीमारी है तो हमको ये बेसिक्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग साथियों बात करते हैं ब्लड शुगर के बारे में। आम तौर पे लोगों में धारणा है कि ब्लड शुगर अगर हमको नापनी है तो फास्टिंग, यानी कुछ भी खाए पिए बगैर अगर हम कम से कम 10 से 12 घंटे हैं तब, और पीपी यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद पोस्ट प्रेंडियल, ये 2 शुगर नापनी चाहिए। जबकि ये धारणा गलत है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें फास्टिंग पीपी नॉर्मल होती है, लेकिन दोपहर की शुगर, शाम की शुगर, रात की शुगर उनकी असामान्य होती है। तो खाली फास्टिंग और पीपी नापने से हमको ये पता नहीं चलता कि हमारी डायबिटीज़ नियंत्रित चल रही है या नहीं चल रही है। तो यूँ तो जब इसकी मॉनिटरिंग होती है तो अलग अलग समय पे डॉक्टर नापने की सलाह देते हैं, लेकिन 4 सबसे महत्वपूर्ण समय होते हैं वो लगातार 3 दिन तक। क्या? एक तो फास्टिंग, वही 10 से 12 घंटे बिना कुछ खाए पिए पानी के अतिरिक्त। दूसरी पीपी यानी खाने के 2 घंटे बाद। तीसरी लंच के ठीक पहले। चौथी डिनर के ठीक पहले। हालांकि ये भी कोई फूल प्रूफ तरीका नहीं होता, क्योंकि इसमें भी बीच के कुछ समय ऐसे छूट जाते हैं जब शुगर सामान्य से ज़्यादा हो सकती है, और हो सकता है इन चारों रीडिंग में शुगर सामान्य आए। तो दूसरी एक जो जांच होती है जिसको कहते हैं, जो बहुत पॉपुलर है, HbA1c, जिसको ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब ये जांच क्या है, मोटे तौर पे समझते हैं। हम सभी के शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हम सभी के शरीर के रक्त में ब्लड ग्लूकोज होता है, जो हमारी ऊर्जा संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगर हमको डायबिटीज़ नहीं है तो 5.7% हीमोग्लोबिन ही ग्लूकोज से बाइंड होता है, इसीलिए उसको ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। अगर हमको डायबिटीज़ है और तो जो ग्लूकोज बंध जाता है हीमोग्लोबिन से, उसका प्रतिशत ज़्यादा हो जाता है। तो 5.7 से अगर 6.4% हीमोग्लोबिन ग्लूकोज से बंधा हुआ है, यानी ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन 5.7 से 6.4 है, तो इसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं कि डायबिटीज़ होने वाली है। और 6.4 से अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब हमको डायबिटीज़ हो गई है। 7 से ज़्यादा है, इसका मतलब हमारी डायबिटीज़ भी है और नियंत्रित नहीं है। 8 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ब्लड में ग्लूकोज इतना ज़्यादा है कि वो हीमोग्लोबिन के बहुत सारे हिस्से के साथ बाइंड कर रहा है, बंध रहा है, और इस वजह से ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन की रीडिंग 8, 9, 10, 11, 15, 16 तक हो सकती है। अच्छा, होता क्या है, ये जो हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है, ये आमतौर पे 120 दिन 4 महीने हमारे शरीर में जिंदा रहती हैं। तो इसीलिए जो ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन है, एक बार अगर आरबीसी या जो हीमोग्लोबिन है वो ग्लूकोज के साथ बंध गया तो कम से कम 3-4 महीने वो रहेगा। तो औसत रूप से पिछले 3 महीने के ब्लड शुगर लेवल को बताती है। ये जांच इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, ये हम सबकी एक सामान्य, जिसको कहना चाहिए, मानसिकता होती है। जैसे हमको ब्लड शुगर नपवाना है तो 2 दिन पहले से हम सावधान हो जाते हैं, खाएंगे कम, एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे और सारे प्रिकॉशंस रखेंगे, जिससे हम अपने आप को धोखा देना चाहते हैं कि उस दिन जब हम जाएं तो हमारी फास्टिंग और पीपी एकदम सही निकल कर आए। लेकिन अगर आपने ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन जांच कराई
तो 3 महीने का आपका कच्चा चिट्ठा पोल सारी खुलकर निकल आ जाती है, क्योंकि अगर आप 1, 2, 3 दिन, 4 दिन कोई भी प्रिकॉशन ले लें, ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन के लेवल पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हमको पिछले 3 महीने का ब्लड शुगर लेवल देखना है तो साथियों जांच है ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन। अच्छी बात यह है इसका सैंपल 24 घंटे में कभी भी दिया जा सकता है। खाने पीने से सैंपल देने का इसका कोई भी संबंध नहीं होता, और 3 महीने में एक बार करा लेने से हमको पता चलता रहता है कि हमारा पिछला 3 महीने का ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा। अब कुछ एनीमिया होते हैं, अगर मान लीजिए खून हमारा 9 ग्राम प्रतिशत से कम है, आमतौर पे जो 12 से 16 या 14 से 16% होना चाहिए, या आप मान लीजिए कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आरबीसी टूटती ज़्यादा है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये सारी जितनी अगर बीमारियां हैं तो इन एनीमिया में ख़ास तौर पे जितने एनीमिया होते हैं, चाहे वो आयरन की कमी से हो, चाहे फॉलिक एसिड की कमी से हो, चाहे विटामिन B12 की कमी से हो, इन सभी में ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन फॉल्सली बढ़ा हुआ आता है। और ऐसी बीमारियां जिसमें आरबीसी टूटती ज़्यादा है, जैसे हेमोलिटिक एनीमिया, जैसे सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया वगैरह हो गया, या एक्यूट ब्लड लॉस हो गया, या लगातार ब्लड लॉस हो रहा है, पेट में अल्सर है, मेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसमें ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन फॉल्सली कम आता है। तो वो डॉक्टर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं रीडिंग को, ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन। लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर हमको ये बीमारियां हैं, एनीमिया और ऐसी चीज़ें जिसमें आरबीसी ज़्यादा टूट रही हैं, तो ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन की रीडिंग या तो फॉल्सली हाई आएगी या फॉल्सली कम आएगी, तो उसको हमको एडजस्ट करना होगा। एक और जांच होती है साथियों जिसको हम लोग सीरम फ्रुक्टोसामीन कहते हैं। ये क्या होती है? मान लीजिए किसी पेशेंट को एनीमिया है और बहुत ज़्यादा एनीमिया है, या किसी पेशेंट को थैलेसीमिया है, या किसी पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो उस पेशेंट में एनीमिया लगातार बना रहता है, और भी कुछ फैक्टर होते हैं, तो ऐसे पेशेंट में ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c की रिलायबल रीडिंग नहीं मिलती। तो ऐसे पेशेंट में जो जांच हम कराते हैं उसको सीरम फ्रुक्टोसामीन कहते हैं। फ्रुक्टोसामीन क्या हुआ? हमारे ब्लड में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जिसमें एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन ये प्रमुख हैं। तो जैसे हीमोग्लोबिन के साथ शक्कर बंध जाती थी उसको ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते थे, ऐसे ही एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन के साथ जाकर ग्लूकोज बंध जाता है और इसको फ्रुक्टोसामीन कहते हैं। चूंकि 90% से ज़्यादा ये जो बंधना होता है ये एल्ब्यूमिन के साथ होता है, तो इसको ग्लाइकेटेड एल्ब्यूमिन भी कहा जा सकता है। लेकिन चूंकि सारी प्रोटीन होती हैं तो मार्केट में पॉपुलर जो नाम होता है वो इसको सीरम फ्रुक्टोसामीन कहते हैं। तो सीरम फ्रुक्टोसामीन हमको कब कराना चाहिए? अगर HbA1c जो अधिक रिलायबल जांच है उसकी रीडिंग में कोई संदेह है, यानी हमको एनीमिया है, ज़्यादा एनीमिया है, हमको किडनी की कोई पुरानी बीमारी है, CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जिसको कहते हैं, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ऐसी सारी चीज़ों में हमको सीरम फ्रुक्टोसामीन की तरफ जाना पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है वो तकरीबन 120 दिन 4 महीने होती है। तो HbA1c यानी कि ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन से पिछले 3 महीने की हमको शुगर कंट्रोल पता चलता है। यहाँ पर जो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन खास तौर पर, इसकी हाफ लाइफ 2 से 3 हफ्ते होती है। तो सीरम फ्रुक्टोसामीन जांच से या ग्लाइकेटेड एल्ब्यूमिन जांच से हमको पिछले मात्र 2 से 3 हफ्ते की शुगर के लेवल का अंदाजा होता है। उसमें 3 महीने, इसमें 3 हफ्ते, मोटे तौर पे 3 हफ्ते मान के चलिए। तो इसकी और क्या क्या हमको फ्रुक्टोसामीन की जांच कब करानी चाहिए? मान लीजिए मेरे पास कोई पेशेंट आए, वो बहुत लंबे समय से डायबिटिक है और मैंने उनकी दवा में बदलाव किया है, और ब्लड शुगर में वो बदलाव उतना हमको नहीं पकड़ में आएगा, क्योंकि दिन में मैं रोज़ उनसे 8 बार ब्लड शुगर नापने को कहूँगा 1 महीने तक, तो कितना तकलीफ देह होगा। तो मैं उनसे कहूँगा कि आप मेरे पास 3 हफ्ते बाद आइए और 3 हफ्ते बाद आप जांच करा के आइए। एक तो आज करा लीजिए सीरम फ्रुक्टोसामीन और एक 3 हफ्ते बाद कराइएगा। तो 3 हफ्ते में इसका चूंकि परिवर्तन होने लगता है तो मुझको पता चल जाएगा कि जो दवा मैंने बदली है या अगर कोई एक्सरसाइज रेजीम मैंने शुरू करी है तो उस दवा बदलने और एक्सरसाइज जो रेजीम है
क्या उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ये बात अगर हम HbA1c से पता करना चाहेंगे तो हमको 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा। फ्रुक्टोसामीन से हमको 3 हफ्ते में पता चल जाएगा। तो एक ये इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन में मैंने आपको बताया सामान्य व्यक्ति में 5.7 से कम होता है, प्री डायबिटिक में 5.7 से 6.4 होता है, डायबिटिक में 6.5 या उससे अधिक होता है। फ्रुक्टोसामीन की सामान्य वैल्यू 200 से 285 यूनिट मोल पर लीटर होती है। अगर 285 से ज़्यादा है तो इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज़ है। ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन में मैंने बताया कि अगर आपको एनीमिया है, अगर आपकी आरबीसी टूट रही हैं, अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो ऐसे केसेस में ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन की वैल्यू नॉर्मल नहीं आती, मतलब सही नहीं आती, रिलायबल नहीं आती। सीरम फ्रुक्टोसामीन क्या है? यहाँ पर आपने जैसा कि देखा कि सीरम फ्रुक्टोसामीन बेसिकली एल्ब्यूमिन जब ग्लूकोज के साथ बंध जाता है तब फ्रुक्टोसामीन बनता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो एल्ब्यूमिन के लेवल को बहुत बढ़ा दे या कम कर दे, या ग्लोबुलिन के लेवल को बढ़ा दे या कम कर दे, तो फ्रुक्टोसामीन की रीडिंग सही नहीं आएगी। तो साथियों, अगर किसी का सीरम एल्ब्यूमिन 3 से कम है, ऐसा आमतौर पे कब होता है? जब व्यक्ति को कुपोषण हो, मैल नरिशमेंट, या व्यक्ति का लिवर सिरोसिस खराब हो, लिवर एल्ब्यूमिन बनाता है वो कम बनाए। तीसरी चीज़, उसको किडनी की ऐसी बीमारी हो जिसमें पेशाब में एल्ब्यूमिन निकल के चला जाता है, जिसको नेफ्रोटिक या नेफ्राइटिक सिंड्रोम कहते हैं। प्रेगनेंसी में भी ऐसा होता है कि इन सारी चीज़ों में जो फ्रुक्टोसामीन है उसकी रीडिंग रिलायबल नहीं होती। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हमको फ्रुक्टोसामीन की रीडिंग पे रिलाय नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमको हैवी इन्फेक्शन होता है तो ऐसे में एल्ब्यूमिन की बजाय ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ जाता है। तो जब ग्लोबुलिन, क्योंकि ग्लोबुलिन इन्फेक्शन से फाइट करती है, तो ऐसे केसेस में भी फॉल्स रीडिंग फ्रुक्टोसामीन की आ सकती है। अगर हमको जॉन्डिस है, बिलिरुबिन हमारा बढ़ा हुआ है, तो भी फ्रुक्टोसामीन की रीडिंग नॉर्मल नहीं आती। तो फ्रुक्टोसामीन एक ऐसी जांच है जो ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन की तरह ही है, बस वो 3 महीने का हमारा डायबिटीज़ का शक्कर का स्तर बताती है, ये 3 हफ्ते का शक्कर का स्तर बताती है। वो किन परिस्थितियों में हम रिलायबल नहीं मानते आपको बताया, ये किन परिस्थितियों में रिलायबल नहीं मानते आपको ये बताया। आपको बताया कि ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन जांच के लिए हमको भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है, 24 घंटे कभी भी करा सकते हैं। फ्रुक्टोसामीन में भी ऐसा ही है, बस फ्रुक्टोसामीन में एक शर्त होती है कि 24 घंटे हम विटामिन सी का बहुत ज़्यादा सेवन ना करें। अगर हम विटामिन सी की गोली लेते हैं तो वो ना लें। आंवला, नींबू या विटामिन सी से जो प्रचुर पदार्थ हैं, पिछले 24 घंटे हम उनका परहेज करें, अन्यथा इसकी रीडिंग प्रभावित होती है। तो एक इसका राइडर होता है फ्रुक्टोसामीन सैंपल को देने का। तो साथियों, हम लोगों ने आज जाना कि खाली ब्लड शुगर से कैसे हम ये नहीं पता लगा सकते कि हमारी ये सब कुछ ठीक जा रहा है। पिछले 3 महीने का कच्चा चिट्ठा चाहिए तो HbA1c ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन, पिछले 3 हफ्ते का कच्चा चिट्ठा चाहिए तो सीरम फ्रुक्टोसामीन, जिसको ग्लाइकेटेड एल्ब्यूमिन भी कह सकते हैं, इन 2 जांचों का सहारा लिया जाता है। ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन बहुत कॉमन है, अधिक रिलायबल है। आज के डेट में फ्रुक्टोसामीन की तुलना अभी उतनी स्टडीज़ चल रही हैं, और ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन सारे लैब्स में अवेलेबल होता है, फ्रुक्टोसामीन सारी लैब्स में नहीं होता, थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन इसकी अपनी यूटिलिटी है। जहाँ पर ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन से हम नहीं पता लगा सकते, उसकी रिलायबिलिटी नहीं होती, तो हमको इसको कराना ही पड़ता है। या हमको शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में असर देखना है 3 हफ्ते में, तो फ्रुक्टोसामीन के बारे में हमको जांच करानी पड़ेगी। तो सजग रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।